अब अगर आपको कोई अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाए तो आप बन कर क्या लोगे, और हाँ, उसकी कीमत सरकार को भी चुकानी पड़ेगी। सरकार इस भ्रम में है कि इससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमारे देश की होगा। जनता खतरे में, आपकी पूरी सरकार पड़ेगी। और देखना इस बार यही यही चीज होगा। कुलगाम या पुलवामा कोई जनता भूलेगी नहीं, और जनता को भूलना भी नहीं चाहिए। खौफ इतनी तक। हिम्मत हो गई है कि वो इस हमले की जिम्मेदारी खुद को ले लेते हैं हाँ, कि अलग हमने अलग किया है। अलग अलग वो हैं, ग्रुप हैं, वो लोग ले ले लेते लेते हैं हैं, लेकिन जिम्मेदारी। भारत सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उसकी जिम्मेदारी ले ले कि हाँ, ये मेरी नाकामी की वजह से ये हमला हुआ है, और हम इस चीज का अश्योरेंस देते हैं कि आगे आने वाले समय में नहीं होगा। सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि हमारे देश की सुरक्षा खतरे में डालकर राजनीति खेली जा रही कहीं ना कहीं ये चीजें सही हैं कि सरकार अपना नैरेटिव साबित करने के चक्कर में ग्राउंड सिक्योरिटी खतरे में डाल देती है। सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और आतंकियों को उकसाने का काम करता है ये। है। उकसाने का भी काम करता है और मौका मिल भी जाता है उन हम लोगों दुनिया को। की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और वो देश हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने में सक्षम हो जा रहा है जिसकी अर्थव्यवस्था का कुछ पता ही नहीं। तो देश को आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है। किस तरह से होता है नुकसान? अगर अस्थिरता फैली तो एफडीआई आना कम हो जाता है। उसकी सत्ता में रहते हुए ऐसी घटना होती है तो ये मजबूत नेता की छवि कहाँ पेश करती है? आपके पड़ोस में अगर आग लगेगी तो घर आपका भी जलेगा। तो घर आपका भी जलेगा, सो आप भी नहीं पाएंगे। लेकिन सरकार को समझ में नहीं आता है इन बातों को। हर बार हम इसे इंटेलिजेंस फेलियर करके टाल देते हैं। इस तरह से अगर कहीं जान जाती है, अगर अटैक में कोई जान जाती है, तो एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, वो पूरे सिस्टम, पूरे पूरे जो सिक्योरिटी जो सिस्टम है उसकी हत्या है। नमस्कार दोस्तों, तर्क दृष्टि पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रशांत जी, और आज हम एक विशेष मुद्दे पे बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मुद्दा है टेररिज्म और भारत का इंटेलिजेंस सिस्टम। इस मुद्दे पे हम दोनों लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है प्रशांत जी। तो आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि 2019 के पुलवामा हमले से लेकर 31 जुलाई 2026 के कुलगाम हमले तक एक साफ पैटर्न नजर आता है। हर बार हम इसे इंटेलिजेंस फेलियर कह के टाल देते हैं। मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या हमारा सिक्योरिटी सिस्टम वाकई इतना कमजोर है, या फिर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों आईबी, रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करने में आज भी फेल हो जा रही हैं? जी बिल्कुल। अगर आप बात कर रहे हो कि पुलवामा अटैक से लेकर आज कुलगाम अटैक तक जो हुआ, 29 30 जुलाई को 31 जुलाई को हुआ, ये केवल भारत के इंटेलिजेंस सिस्टम को ही कमजोर नहीं दिखा रहा है, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि किस तरह ये जो इंटेलिजेंस सिस्टम है नाकाम हो रहा है, और भारतीय राजनीति को किस तरह इन पर इम्पैक्ट जो कर रहा है, वो किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है कि भाई इतने सारे हमले जो हो रहे हैं उनको रोक क्यों नहीं पा रहा है आखिर में ये जो इंटेलिजेंस सिस्टम है। क्या ये इंटेलिजेंस सिस्टम इतना कमजोर हो गया कि बस ये यही बनकर रह गया कि वो बस इंटेलिजेंस सिस्टम है, बस नाम का नाम के इंटेलिजेंस। लिए बस बना है? तो यहाँ पर जरूर सरकार को ये जरूर देखना चाहिए, अपनी सुरक्षा एजेंसियों को देखना चाहिए कि भाई ये किस तरह से काम कर रहे हैं, आखिर में क्यों इतने हमले हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों को जरूर देखना चाहिए सरकार को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में बम ब्लास्ट का होना कोई छोटी घटना नहीं है। देश की राजधानी के दिल में आतंकियों का पहुंचना क्या सीधे तौर पे होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की नाकामी नहीं है? हम डिजिटल इंडिया, हाईटेक सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ग्राउंड पर ह्यूमन इंटेलिजेंस इतनी फेल कैसे हो सकती है? फेल हुई है तो फेल कहना भी जरूरी है। ऐसा तो हम उसका बचाव तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर फेल नहीं हुई होती तो वहां पर होना नहीं चाहिए था बम ब्लास्ट जो हुआ है।
2025 की बात हो रही है ना, जो दिल्ली में लाल कार में, किले का, हाँ। हाँ कार में जो बम ब्लास्ट हुआ था। तो ये तो दिखाता है कि किस तरह से जांच चल होती है। कहीं टोल पर या कहीं पर भी बहुत सारी जगहों पर जांच होती है, तो किस तरह से जांच होती है पता नहीं। आखिर में उतना ज़्यादा शायद आरडीएक्स उसमें था, मुझे क्लियर नहीं है, आरडीएक्स था। तो उतना उतनी ज़्यादा मात्रा में आरडीएक्स कहाँ से आए हैं, वहाँ पर पहुँचे कैसे। तो यानी ये सीधी सी दिखाती है कि जो ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है वो फेल हुई है। अब इसमें कोई बचाव तो नहीं कर सकता मैं उसमें। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स का मूवमेंट डिटेक्ट नहीं हो पाया, और 2025 में पहलगाम और 26 में कुलगाम आतंकियों ने सुरक्षा का घेरा तोड़ दिया है। क्या हमारे सिक्योरिटी प्रॉब्लम सिर्फ कागजों पर अपडेट होते हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी पर आज भी वही पुरानी और थकी हुई कार प्रणाली चल रही है? बिल्कुल, इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए सरकार को कि ये जो जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, क्या इनके पैटर्न सेम हैं या किस तरह से हमले हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है ध्यान दे रही होगी, लेकिन चूक कहाँ से हो रही है इस पर पता नहीं ध्यान दिया जा रहा है, और किस हद तक ध्यान दिया जा रहा है। अगर इसमें कोई राजनीति खेली जा रही है कि चुनाव आने से पहले इस तरीके के हमले होना, तो भाई इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। हाँ, चाहे इस पे सरकार हो, अगर जनता की जान पर अगर राजनीति खेलनी है किसी को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर ऐसी राजनीति अगर चल रही है तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह की राजनीति खेलते हो। हाँ, इस पे आगे प्रश्न है कि ये एक बहुत बड़ा आरोप लगता है, जब आपने अभी बताया कि आज के समय में सुरक्षा एजेंसियों का फोकस नेशनल सिक्योरिटी से हटकर पॉलिटिकल मैनेजमेंट पर आ गया है। जब एजेंसियों का ज़्यादातर समय राजनीतिक विरोधियों को ट्रैक करने में लगेगा, तो क्या लाल किले और कुलगाम जैसी घटनाएं होना लाजमी नहीं है? क्या राजनीति ने हमारी सुरक्षा का ढांचा खोखला कर दिया है? अगर ऐसा है तो हम लोग देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। अगर ऐसा है तो, है ऐसा है? अगर ऐसा है तो देश आपको के पता लिए नहीं क्यों नहीं बड़ी, दिख रहा है? मुझे दिख रहा है लेकिन मैं डायरेक्टली, क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है तो मैं उसको डायरेक्टली कह नहीं सकता कि ऐसा है, ठीक है ना। लेकिन जो समीकरण दिखते हैं तो ऐसा तो लग सकता है कि ऐसा है, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो देश के लिए बहुत सुरक्षा का पूरे खतरे में है। देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है पूरी तरह से खतरे में है। और खतरे में कैसे है आप देख सकते हो, जब दिल्ली जैसे हाईटेक सिक्योरिटी वाले इलाके में अगर आरडीएक्स पहुंच सकता है, तो बाकी सब देश के बाकी हिस्से में कैसा होगा। वहां तो कुछ भी लाया जा सकता है। किस तरह से सिक्योरिटी सिस्टम हम लोगों की काम कर रही है पता नहीं। कैसे चल रहा है कि कुलगाम अटैक फिर से हुआ है कभी हाल ही में, इसके पहले कई सारे अटैक हो चुके हैं। आखिर में सरकार कर क्या रही है इसमें, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ कि ये सब जो चीजें होती हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले स्तर पर आनी चाहिए। क्योंकि इससे जो कुलगाम अटैक चाहे पुलवामा अटैक केवल और केवल किसी व्यक्ति की जान ही नहीं लेता, जान तो लेता ही है, सबसे बड़ा कारण होता है जान तो लेता ही है। साथ साथ इकोनॉमिक जो हम लोगों की अस्थिरता जो होती है, अगर राजनीतिक अस्थिरता आती है और देश में अगर अस्थिरता फैलती है, तो देश को आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है। किस तरह से होता है नुकसान, अगर अस्थिरता फैली तो एफडीआई आना कम हो जाता है, एफआईआई करना कम, सारी चीजें कम हो जाती हैं। अगर टूरिज्म कम हो जाता है, टूरिज्म अगर देश के लोग अगर वहां पर जाना चाहेंगे वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी का खतरा उन्हें दिखेगा, इसलिए वहां पर जाएंगे नहीं, टूरिज्म का कोलैप्स कर सकता है। तो सरकार को इस चीज को ध्यान देना जरूरी है कि इस तरह के हमले फिर से ना हो। हमेशा अगर इस तरह नहीं बोल सकते उसको, घटनाएं बोल सकते हैं। हमले ही हैं, किस तरह के हमले, पुलवामा एक तरीके का हमला ही है। अगर घटना है तो घटना उससे कह सकते हैं कि जो अचानक कुछ ऐसी चीजें हो जाएं, लेकिन वो तो हमला ही है ना, टेररिस्टों का हमला है नागरिकों पर। हाँ, अगर किसी के धर्म पूछकर मारा जा रहा है तो हमला ही तो है, एक धर्म पर, एक व्यक्ति पर, व्यक्तियों पर हमला ही है। कुलगाम अटैक भी इसी तरीके से हो गया। हालांकि उसमें ज्यादा लोगों की जान नहीं गई, लेकिन ये तो दिखा रहा है ना अटैक हुआ, जान चली गई होती तो ज्यादा लोगों की, शायद मुझे जहां तक खबर है एक या दो लोगों की दो लोगों की मजदूरों की जान गई है, जान गई, शायद। लेकिन एक लोगों की भी अगर जान जाए, अगर इस तरह से जाए
इस तरह से अगर कहीं जान जाती है, अगर अटैक में कोई जान जाती है, तो एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, वो पूरे सिस्टम, पूरे पूरे जो सिक्योरिटी जो सिस्टम है उसकी हत्या है, कि किस तरह से सिस्टम चल रहा है कि वहां पर हमले हो गए। अच्छा, ये अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पहलगाम 2025, कुलगाम 2026 के हमले ऐसे समय में हुए जब सरकार लगातार ये पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रही थी कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। क्या सिर्फ अपना नैरेटिव सही साबित करने के चक्कर में सरकार ने ग्राउंड सिक्योरिटी को खतरे में डाला? क्या राजनेताओं के बयानों ने आतंकियों को उकसाने और सुरक्षा बलों को ओवर कॉन्फिडेंस कायम करने का काम किया? देश की अगर किसी भी सुरक्षा की बात आए तो सबसे बड़ी जो सुरक्षा होती है वो देश की इंटरनल सिक्योरिटी की जो सुरक्षा होती है सबसे ज्यादा होती है, कि जो देश के अंदर जो लोग हैं उन लोगों का खतरा ना हो, कम से कम आतंकियों से, आतंकवादियों से। अगर ऐसे लोग अगर मौजूद रहेंगे हमारे देश में तो खतरा हमेशा मंडराएगा, और इसके लिए सरकार को चाहिए कि कड़ी से कड़ी निगरानी और कड़ी से कड़ी जो व्यवस्थाएं हो उसको उपलब्ध कराए। जहां पर लगता है, जैसे कश्मीर वाले इलाके, लद्दाख वाले जो इलाके हैं, वहां पर अगर चूक हो रही है तो व्यक्ति की डेथ तो हो ही रही है, साथ साथ आपकी नाकामी दिख रही है। पहलगाम वाले हमले में, पहलगाम में जो एक टूरिस्ट एरिया है, वहां से हमले से कुछ समय पहले सिक्योरिटी सिस्टम को हटा दिया, सिक्योरिटी जो फोर्सेस थी उनको हटा दिया गया था। उसके बाद ये घटना हुई थी। अगर तो कहीं ना कहीं ये चीजें सही हैं कि सरकार अपना नैरेटिव साबित करने के चक्कर में ग्राउंड सिक्योरिटी को खतरे में डाल देती है। सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और आतंकियों को उकसाने का काम करता है ये चीजें। उकसाने का भी काम करता है और मौका मिल भी जाता है उन लोगों को, सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो वहां पर वो काम किए जा सकते हैं। क्या हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में पॉलिटिकल इंटरफेस इस हद तक इंटरफेरेंस। बढ़ गया है कि ग्राउंड कमांडर्स और पुलिस अधिकारियों को कोई भी कड़ा एक्शन लेने से पहले दिल्ली के पॉलिटिकल मूड का इंतजार करना पड़ता है? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं कि मूड का जो, अगर कोई आदेश जब तक ना आए तब तक वो नहीं, तो वहां पर भी थोड़ी अगर सैन्य पूरी ताकत दे दोगे तो आप लोग नागरिकों को भी सुरक्षा खतरे में वहां पर आ जाएगा। इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ कि इसके वजह से सिक्योरिटी का मामला, मुझे जहां तक समझ में आता है कि सिक्योरिटी अगर है तो बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। अगर सिक्योरिटी जो है ना, अगर उसमें अगर चूक होती है तो केवल और केवल व्यक्ति की जान नहीं जाती है, पूरे सरकार की जान जाती है। वहां पर पूरे सरकार पर हमला होता है। कोई अगर एक हमला, आतंकी हमला अगर देश में किसी भी एक कोने में हो, किसी एक कोने में हो, तो उस देश की किसी व्यक्ति की जान नहीं गई बल्कि उस सिस्टम की पूरी जान गई है। कि कैसे हो गया ये हमला, आखिर में ये हमला कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी कि हाँ भाई इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मेरी वजह से हो गई है? चलिए, हमारा अगला प्रश्न जवाबदेही पर ही है। जब किसी देश में इतनी बड़ी चूक होती है, चाहे पुलवामा हो, लाल किले का ब्लास्ट हो या कश्मीर में लगातार हो रहे हमले हों, तो क्या इनके लिए सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिम्मेदार नहीं है? हमारे देश में इन घटनाओं के बाद कोई बड़ा इस्तीफा क्यों नहीं होता है? होता तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में शायद हो जाएगा। आने वाले समय में शायद मुझे लगता है होगा भी, क्योंकि अगर एक हमला होता है तो क्यों नहीं जिम्मेदारी कोई लेता है? कोई एजेंसी क्यों नहीं जिम्मेदारी लेती है? कोई सरकार का कोई प्रतिनिधित्व तो क्यों नहीं जिम्मेदारी लेता है? आखिर में कौन है इस जिम्मेदार? आप लोगों को अगर सरकार, जनता ने अगर चुना है तो आप लोग उसका सही तरीके से तो आप कर नहीं रहे हो, कि सुरक्षा मुहैया तो कर नहीं रहे हो। मैंने आपको चुना और आपने मुझे लगा दिया चूना, ठीक है? चूना किस तरह से लगा? मैं गया कश्मीर घूमने, कश्मीर में लगा भाई पता नहीं कहाँ से आए आतंकी, मुझे खत्म कहानी मेरी। आप अब ये बताओ कि मैंने आपको चुना तो इसका मुझे क्या फायदा हुआ? सरकार को मैं चुनता किस लिए हूँ? चुनते तो इसीलिए ना कि ताकि सारी व्यवस्थाएं करे। आप सब 2 किलो राशन मत दो लेकिन मेरी सुरक्षा अच्छे अच्छे से कर दो भाई। मुझे 1 किलो 2 किलो राशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सुरक्षा। हाँ, क्योंकि अगर मैं ये रहूंगा ही गवर्नमेंट जो है, नहीं तो खाना कहाँ से खाऊंगा मैं? ये गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहला मुद्दा जो चुनाव में उतरने के लिए राष्ट्रवाद को सबसे बड़ा मुद्दा बनाती है, नेशनलिज्म को, और वहीं पे चूक जा रही है। हाँ भाई, नेशनलिज्म कहाँ से आएगी जब भारत में ही
सबसे बड़ा मुद्दा इस सरकार का नेशनलिज्म ही है, इसी पे वो हमेशा बात करती है, लेकिन वो आखिर वहीं पे चुक जा रही है। इंटरनल सिक्योरिटी कमजोर हो जा रहा है इतना इसका। इंटरनल सिक्योरिटी देखिए कितने हमले हो गए, अभी काउंट करेंगे तो हर साल लगभग एक हमले हो ही जाते हैं। और आतंकी हमला होता है, समझ लीजिए। और बताइए आतंकियों के अंदर खौफ इतनी हिम्मत हो गई है कि वो इस हमले की जिम्मेदारी खुद को ले लेते हैं। हाँ, अलग अलग वो हैं, ग्रुप हैं, वो लोग ले लेते हैं। लेकिन भारत सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उसकी जिम्मेदारी ले ले कि हाँ, ये मेरी नाकामी की वजह से ये हमला हुआ है और हम इस चीज का अश्योरेंस देते हैं कि आगे आने वाले समय में नहीं होगा। एश्योरेंस को छोड़ दो, उनके एश्योरेंस का भी मुझे पता नहीं है कि एश्योरेंस दिए हैं तो उस पर मैं वो खड़े उतरेंगे, मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो आज अगर कह दे कोई कश्मीर में जाना है तो मैं पहले वहाँ की सिक्योरिटी भाई, मुझे तो जाने में खतरा लगेगा और देश के हर नागरिक को भी खतरा महसूस होगा जाने के लिए। कैसे कोई अपने देश के कोने कोने में किस तरह से घूमे, टूरिज्म कैसे आप बढ़ाओगे? अब अगर खतरा अगर एक जगह है तो क्या गारंटी है कि कल कहीं और नहीं खतरा रहेगा? हाँ, अगर कश्मीर में है तो कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश भी आएगा, कहीं पर भी आ जाएगा, सब दिल्ली में आएगा, सब जगह आएगा। दिल्ली में भी अटैक हुए थे, समझ लीजिए। दिल्ली में भी वो जो गाड़ी, अगर वहां पर आरडीएक्स अगर बम ब्लास्ट हुआ था, वो आरडीएक्स आया कहाँ से? भले चूक से ही, मिस्टेक से ही अगर वहां पर बम ब्लास्ट हुआ, जिम्मेदारी शायद कहते हैं लोग मिस्टेक से वो बम ब्लास्ट हुआ कि वहां पर नहीं करने वाले थे, कहीं और करने, लेकिन आया कहाँ से? भाई साहब, या तो वो देश से बाहर से आए तो ठीक है, आपकी सीमा सुरक्षा कमजोर है, और अगर देश के अंदर बन रहा है तो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी कहाँ गई? इंटरनल जो इंटेलिजेंस वो आपका कहाँ गया? कह तो रहा हूँ, एक हमला पूरे सिस्टम पर हमला है, किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं है। एक व्यक्ति की जान नहीं जाती, पूरी सिस्टम की जान जाती है, और देश के हर नागरिक का जान खतरे में रहता है वहां पर। मैं देश के नागरिकों को भड़का नहीं रहा हूँ कि आपका जान खतरे में है, लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर आप लोग कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पर आप सुरक्षित नहीं हो। अगर आप जाते हो कश्मीर में तो आपको धर्म पूछकर गला काट दिया जाता है। कैसा है ये सिस्टम? किस तरह से सिक्योरिटी सिस्टम है हम लोगों का? मुझे तो नहीं समझ में आता। और इसमें सीधे तौर पे नाकामी जो है सत्ता पक्ष की है, जो सरकार में बैठा है उसकी है। अब जो सत्ता पक्ष में है वही तो सरकार चला रहा है। सरकार अगर चला रहा है तो सरकार किस तरह से चल रही है? और पिछले सालों से, पिछले जब से सरकार सत्ता में है तब से इन चीजों की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है। मुद्दा भी यही है उसका, चुनाव लड़ने का, नेशनलिज्म, लेकिन उसी को सबसे ज्यादा खतरा भी है। ये दोनों चीजें किस तरीके से हो रही हैं समझ में नहीं आता है। अब किसी एक सरकार को मैं टारगेट नहीं कर सकता कि इसके सरकार में होने की वजह से इंटेंसिटी बढ़ी है, लेकिन अगर बढ़ी है तो आपकी सरकार है तो आप जिम्मेदारी लो, आप लो, उसको कम करो। मैं किसी व्यक्ति को टारगेट या किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूं कि आपकी सत्ता में आने के बाद से इंटेंसिटी बढ़ी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर है इस समय एक भी अगर हमला हुआ है, आप पीरियड में अगर हमला हुआ है तो आप उसकी जिम्मेदारी लो, आप उसकी जिम्मेदारी लो, क्यों नहीं लेते? और ये आश्वासन दो कि इसके बाद से नहीं होगा, और अगर होगा तो आप इस्तीफा दोगे, पूरी सरकार गिरनी चाहिए। क्योंकि भाई आश्वासन देने से थोड़ी हो जाएगा। आप जो आश्वासन दे रहे हैं उसके पक्ष में कोई एक्शन भी तो लीजिए आप। किसी एमपी एमएलए की जान नहीं जाती है, जाती है ये आम नागरिक की जान जाती है, जो जाते हैं घूमने अपने लोगों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपनी वाइफ के साथ घूमने जाते हैं, उन लोगों का गला काट दिया जाता है। किस तरह का ये न्याय है? किस तरह की ये सुरक्षा है? किस तरह की ये व्यवस्था है? ये आप खुद अपने आप से पूछो। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अक्सर देखा गया है कि आतंकी घटनाओं के बाद सरकार और राजनीतिक दल इसे राष्ट्रवाद और वोट बैंक की राजनीति से जोड़ देते हैं। क्या इन घटनाओं का राजनीतिकरण होने की वजह से उन असली कमियों पर पर्दा पड़ जाता है जो लाल किले या कुलगाम जैसे हमलों की असली वजह थी? अगर आप बोल रहे हैं राजनीति से इसका लिंक है, तो अगर है, मैं नहीं कह रहा हूं है, लेकिन अगर है तो हमारे देश के लिए सबसे शर्मिंदगी की बात है। सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि हमारे देश की सुरक्षा खतरे में डालकर राजनीति खेली जा रही है। अगर ऐसा है, मैं नहीं कह रहा हूं है, लेकिन अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है कि राजनीति खेली जा रही है लोगों की जानों पर खेलकर, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की राजनीति कोई अच्छी राजनीति है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह से, राजनीतिकरण की वजह से जो असली कमियां हैं, क्या उन पर पर्दा पड़ जाता है?
बिल्कुल पर्दा पड़ जाता है। अगर आप वोट बैंक जनता को बहलाने के लिए नई नई जो चीजें चला दी जाती हैं, स्क्रीन पर दूसरी चीजें चला दी जाती हैं, वो चीजें उस चीज से हट जाता है, नेशनल मीडिया उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, नेशनल मीडिया उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से उन असली कमियों को पीछे कर दिया जाता है, जो कि आने चाहिए, सबसे सामने आनी चाहिए कि हाँ ये नेशनल सिक्योरिटी यार किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हो, कैसे किस तरह से काम चल रहा है। सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर वो किसी भी कारणों से नेशनल सिक्योरिटी को कमजोर करने के पक्ष में कोई भी एक्शन लेती है या कोई कार्य करती है, तो सिर्फ उसके देशवासी नहीं खतरे में पड़ते हैं, वो सरकार खुद भी खतरे में पड़ती है। आपके पड़ोस में अगर आग लगेगी तो घर आपका भी जलेगा, तो घर आपका भी जलेगा, सो आप भी नहीं पाएंगे। लेकिन सरकार को समझ में नहीं आता इन बातों को। आखिर सरकार क्यों नहीं समझना चाहती है कि अगर आपकी गली में आग लगेगी तो घर आपका भी जलेगा। अगर आपको आज के भारतीय सुरक्षा तंत्र की सबसे बड़ी बीमारी बतानी हो, जो पुलवामा से लेकर कुलगाम तक लगातार दिख रही हो, तो वो क्या है? सिस्टम का घमंड, राजनेताओं का दखल या टेक्नोलॉजी के नाम पर बुनियादी पुलिसिंग को भूल जाना। ये सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है केवल। आप कह रहे हो कि सिस्टम का घमंड, हो सकता है, ये भी हो सकता है। राजनेताओं का दखल, ये भी हो सकता है कि राजनेताओं का दखल भी हो इसमें। और रही बात टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि टेक्नोलॉजी के नाम पर जो पुलिसिंग जो होती है, जो बुनियादी जो ग्राउंड लेवल पर जो पुलिसिंग होती है, उसका अभाव। टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण बिल्कुल है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत बहुत सारे चीजों को रोका जा सकता है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि जो पुलिसिंग जो ग्राउंड लेवल पर होती है उसको भी ध्यान देना जरूरी है। ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें, केवल एक चीज नहीं जिम्मेदार है कि इसको, सारी चीजें जिम्मेदार हैं कि ये हो रहे हैं हमले, ये सारी चीजें जिम्मेदारी लेनी चाहिए इन सारे लोगों को। लेकिन हो क्या रहा है, कोई जिम्मेदारी इसका लेगा नहीं। हमला किया, जिसने हमला किया वो जिम्मेदारी ले रहा है मैंने किया, और जिसके ऊपर हुआ है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं कि मेरी कमियों की वजह से ये हमला हुआ। सरकार को ये देखना चाहिए कि देश की सुरक्षा खतरे में डालकर आप सुरक्षित नहीं रह सकते हो, क्योंकि आप देश के हिस्से हो। आप पूरे देश नहीं हो, आप देश के बस हिस्से हो, और देश की सुरक्षा पूरी खतरे में अगर पड़ती है तो आप खतरे में नहीं पड़ोगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, आप भी खतरे में पड़ोगे। खतरे में आपकी पूरी सरकार पड़ेगी। और देखना इस बार यही यही चीज होगा, कुलगाम या पुलवामा कोई जनता भूलेगी नहीं, और जनता को भूलना भी नहीं चाहिए। वीडियो इसीलिए बनाई गई है कि जनता को कभी भी इंटरनल सिक्योरिटी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कल को कोई और व्यक्ति था, कल आज कोई और व्यक्ति है, कल आप भी हो गए उसकी जगह पर। सर जनता कोई भी हो, अगर जाएगी कश्मीर चाहे कहीं घूमने, अगर उसकी सुरक्षा का खतरा है तो किस तरह वो जाएगी घूमने? उसको खतरा नहीं, रात में सोने में डर लगेगा, वहां पर किस तरह सोएगी वो जनता? तो किस तरह की सिक्योरिटी है, आप खुद सोचिए। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि 19 का पुलवामा हमला चुनावों से ठीक पहले हुआ था, जिसने पूरे चुनावी नैरेटिव को बदल दिया। अब 2025 का पहलगाम हमला, लाल किले का ब्लास्ट, 31 जुलाई 2026 का कुलगाम हमला, एक आम नागरिक के मन में ये सवाल जरूर उठाता है कि क्या महज ये इत्तेफाक है कि जब भी चुनाव नजदीक होते हैं या सरकार किसी बड़े घरेलू मुद्दे पे घिरती है तो ऐसा कोई बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होता है जिससे पूरे देश का ध्यान राष्ट्रवाद पर शिफ्ट हो जाता है। कह तो रहा हूं कि अगर इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है तो देश की सबसे शर्मनाक बात है, सबसे शर्मनाक बात है कि देश की सुरक्षा खतरे में डालकर राजनीति खेली जा रही है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि अगर देश की सुरक्षा खतरे में डालकर अगर राजनीति खेली जा रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसी हो रही है, लेकिन अगर हो रही हो तो सबसे शर्मनाक बात यही है। और कल को हमारे देश पर सारी दुनिया हंसेगी, हंस ही रही है और अभी भी हंस रही है कि किस तरह की हम हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, कि हम लोग अपने अंदर के लोगों को नहीं संभाल सकते, बॉर्डर पर तो लगा देंगे हम लोग सेनाओं को,
लेकिन अंदर की सुरक्षा कौन करेगा? सरकार हमेशा कहती है कि नक्सलवादियों से खतरा है या फिर अरे म्यांमार के। पाकिस्तान से खतरा है, चाइना से खतरा है। खतरा तो अपने देश के अंदर भी तो है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान से खतरा है, चाइना से खतरा है। खतरा तो आपके देश में है, देश के अंदर भी है। उसको कौन सही करेगा? क्या आपकी सिक्योरिटी सिस्टम इतनी कमजोर हो गई है कि बार बार ये हमले हो रहे हैं? जब पुलवामा, पहलगाम या कुलगाम में हमारे जवान शहीद होते हैं तो यह सीधे तौर पे होम मिनिस्ट्री या सिस्टम की नाकामी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां इस नाकामी का जिम्मेदारी लेने के बजाय चुनावी रैलियों में इसे शहादत बलिदान का नाम देकर वोट मांगते हैं। क्या हमारे देश में जवानों की शहादत सिर्फ पॉलिटिकल कैंपेन मटेरियल बनकर रह गई है? मुझे सबसे अचंभव ये होता है कि कोई जवान अगर शहीद होता है तो उसको लोग राजनीति से जोड़ने लगते हैं, और हमारे देश की जनता इसको एक्सेप्ट राजनीति भी उस कर लेती है। हाँ, राजनीति उस पर खेलने लगते हैं। मुझे नहीं समझ में आता, वो शहीद जो व्यक्ति है वो गरीब तबके से आता है, वो अपनी जान देकर अपने परिवार को पालता है, अपने देश के लिए जान दे रहा है वो, और देश उसी के ऊपर राजनीति खेल रही है। किस तरह का आप लोग सिस्टम चला रहे हैं? अरे यार, कम से कम एक व्यक्ति जो इस देश के लिए जान दिया उस पर तो कम से कम राजनीति ना करो। किस तरह की राजनीति करते हो भाई आप लोग? वो व्यक्ति जो आपके लिए, आपके जान की सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाया है, और उसके लिए आप उस पर क्या करते हो? आप लोग राजनीति खेलते हो। अगर आप लोग इस तरह से करोगे तो नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट आप लोग देते हो, राष्ट्रवाद का, ये धराशायी हो जाएगी। धराशायी हो ही रही है। बस आम जनता को, आम नागरिक को इसके बारे में समझ में नहीं आता, ये समझ नहीं पाती है। समझती सारी है, आम जनता अब इतनी बेवकूफ कोई नहीं है, लेकिन ये समझती सारी चीजें हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं? सिस्टम को जब चलाने वाले ही पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। भ्रष्ट अगर हो चुके हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्ट हैं, लेकिन भ्रष्ट हैं तो क्या करेगी जनता उसमें? मैं इसलिए कंफर्म नहीं बोलता हूं। इसके पीछे रीजन ये है कि आज अगर मैं पूरी तरह से बोल दूं, मेरे पास प्रमाण नहीं है उस चीज के। कल को मुझसे कोई प्रमाण मांगे तो मैं क्या करूंगा? इसलिए अगर मैं करके बात कर रहा हूं, और सारी जनता को पता है क्या है वास्तविकता, क्या है। अगर ठीक है, अगर कोई जवान जो है बॉर्डर पे शहीद होता है, उसे शहादत या बलिदान कहना एक सही चीज है। वो युद्ध में सामने की गोली से घायल होकर मर गया, मर लेकिन नहीं गया, शहीद हो गया। शहीद हो गया, सॉरी, शहीद हो गया। शहीद हो गया। लेकिन अगर पुलवामा जैसा हमला या पहलगाम जैसा हमला होता है तो ये शहादत न कह के उसे अपनी होम मिनिस्ट्री और सिस्टम की नाकामी कहना चाहिए। बिल्कुल। इस यहाँ पे शहादत वर्ड का प्रयोग मतलब सीधे तौर पे नहीं किया जा सकता ना। यहाँ पे हमारे सिस्टम की जो नाकामी है वो सामने आते हैं। भाई युद्ध में तो ठीक है, युद्ध हो रहा है, उसमें उधर के भी कुछ लोग मरेंगे, इधर के भी कुछ लोग शहीद होंगे, लेकिन अगर हमारा सिस्टम फेल होता है तो उसे क्या कहेंगे? सिस्टम फेल होता है, इस जिम्मेदारी कौन लेता है? कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं है। कहेंगे क्या इसे? सिस्टम फेलियर कहेंगे। सिस्टम फेलियर से ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? अगर देश के जो जवान है, देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नहीं मरेंगे? अब ये पहले बताइए कि जो आतंकी हमले में मारे जाते हैं हमारे जवान, कैसी सिस्टम है? किस तरह की सिक्योरिटी सिस्टम है? हमारे देशों की, हमारे देश के जवानों की कीमत नहीं है कुछ? और वो मामला 2019 का है और अभी तक वो मुद्दा शांत नहीं हुआ है। अभी तक उसके असल जो रीजन है उसका पता नहीं चला है। फिर कह तो रहा हूँ, सिक्योरिटी सिस्टम किस तरह का है हम लोगों का? हमारे देश के जवानों की कीमत, जवानों की जो जान की कीमत है, क्या बहुत मामूली सी है कि ऐसे ही किसी की जान चली जाए? और उसकी कीमत सरकार को भी चुकानी पड़ेगी। सरकार इस भ्रम में है कि इससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है, हमारे देश की होगा। जनता इस बात को कभी नहीं भूलेगी। जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ, चाहे इस सरकार को इसका बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल किले 10 नवंबर 2025 जैसी जगह पर बम ब्लास्ट होना, जहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता आसानी से, कई गंभीर सवाल खड़े करता है। कुछ क्रिटिक्स यह आरोप लगाते हैं कि जब सरकारें बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था या किसी बड़े विवाद पर बैकफुट होती हैं तो ऐसी घटनाएं
वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का काम करती हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए इन सुरक्षा चूकों का इस्तेमाल जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए करती हैं? मुझे लगता तो है, लेकिन इसके पीछे मैं इसके लिए मेरे पास प्रमाण नहीं है कोई, कि मैं आपको प्रमाण दिखा दूं कि इसकी वजह से चूक हुई है। लेकिन लेकिन एक जो क्या बोलते हैं सीधा सा ग्राफ दिखता है। ग्राफ तो दिखता है, सबको दिखता है, सारे जनता को दिखता है, लेकिन अब प्रमाण नहीं है इसके लिए, कुछ कोई कर नहीं पाता। प्रमाण, सबसे ज्यादा एविडेंस होनी चाहिए, एविडेंस है नहीं हम लोगों के पास कि कोई एविडेंस हो जिसकी वजह से पार्टियां अपने फायदे के लिए ये काम की है। लेकिन अगर है तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी, आप बताइए। इस अगर पे क्या बोलेगा कोई? क्या बोलेगा कोई, अगर देश की जनता की जान पर अगर राजनीति खेली जा रही है, तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात हमारे देश के लिए कुछ नहीं है। हमारे जो संविधान जो निर्माता रहे होंगे, वो लोग भी अगर देखेंगे, उनकी आत्मा अगर ये चीज देखेगी, तो वो भी संतुष्ट नहीं होगी इन सब चीजों को देखकर, किस तरह की राजनीति हमारे देश में खेली जा रही है। क्या यह बहुत ही एक कड़वा सवाल है, लेकिन पूछना जरूरी है। क्या सत्ता बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राजनेता कभी कभी जानबूझकर इंटेलिजेंस इनपुट्स को नजरअंदाज कर देते हैं, ताकि घटना होने के बाद एक स्ट्रांग मैन, मजबूत नेता की छवि पेश की जा सके और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयों से राजनीतिक फायदा उठाया जा सके? बिल्कुल, इसमें जनता के इमोशंस का फायदा उठाया जाता है। अगर सरकार अगर राजनीतिक फायदे के लिए अगर ये कर रही है, तो क्या किया जा सकता है, इन जानबूझकर अगर ऐसा काम कर रही है, इंटेलिजेंस इनपुट्स जो दिए जाते हैं अगर उसको नज़रअंदाज करती है, ताकि इससे ध्यान भटकाया जा सके जनता को, तो कुछ इससे शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं हो सकती है। मुझे ये इसमें प्रश्न में जो पूछा गया चीज है ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? कि राजनेता कभी कभी जानबूझकर इंटेलिजेंस, ताकि घटना होने के बाद स्ट्रांग मैन, मजबूत नेता की छवि पेश की जा सके और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयों से राजनीतिक फायदा। अगर उसके राज्य में, उसके सत्ता में रहते हुए ऐसी घटना होती है तो ये मजबूत नेता की छवि कहाँ पेश करती है भाई? सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू, सर्जिकल सर्जिकल स्ट्राइक स्ट्राइक तो बाद की बात है, वो तो जब, बात की बात है होगी, लेकिन ऐसी घटना अगर हो जाती है तो मजबूत नेता रह ही नहीं गया वो। बिल्कुल, मैं लेकिन हमारे देश की राजनीति उसे एक कह तो रहा हूँ, मजबूत नेता की तरफ प्रस्तुत करती है। सर्जिकल स्ट्राइक जब होता है तो उसको मजबूत नेता के रूप में उसे देखा जाने लगता है हम लोगों के देश में। जबकि सबसे बड़ा सवाल यही उठना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक हो या ना हो वो बात की बात है, होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठना चाहिए कि आखिर में हुआ कैसे, ये सुरक्षा कहाँ थी, हाँ, हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी कहाँ है, हम किस लिए आप टैक्स लेते हो, हम जीएसटी से लगाया सारी चीजें, किस लिए टैक्स लेते हो, किस चीज, जब हमारी सुरक्षा ही खतरे में है तो। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और वो देश हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने में सक्षम हो जा रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था का कुछ पता ही नहीं। हम्म, बताइए, अगर देश की सुरक्षा अगर खतरे में है तो आप भी उसमें सुरक्षित नहीं रहोगे। पता नहीं किस तरह की राजनीति, अगर सत्ता के बचाने के लिए अगर आप इस तरह की राजनीति खेल रहे हो, तो सत्ता बचकर भी कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। जो भी अगर इस तरह की राजनीति अगर खेल रहा है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सत्ता बचाने के लिए अगर ऐसा खेल रहा है, इस तरह की राजनीति कर रहा है, तो देश अगर सुरक्षित नहीं है तो आप अपनी राजनीति बचाकर ही क्या करोगे, सत्ता बचाकर ही क्या करोगे आप लोग। ये बात लेकिन किसी को समझ में नहीं आती है। अब अगर आपको कोई अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाए तो आप बन के कर क्या लोगे? हाँ, नहीं, मैं किसी देश को टारगेट नहीं कर रहा, अफगानिस्तान एक हो या उदाहरण कोई। दें, अफगानिस्तान या पाकिस्तान का आपको कोई प्रधानमंत्री बनाए, राष्ट्रपति बनाए, क्या कर लोगे? मैं इसमें नहीं कुछ बोल पाऊंगा कि, क्योंकि अब अब सोमालिया जैसा देश है, उसमें आपको राष्ट्राध्यक्ष का कोई पद दे तो भाई क्या हो जाएगा, आपकी जो छवि है वो कैसी बनेगी? इनके कहने का अर्थ ही किसी देश को नीचा दिखाना नीचा नहीं, दिखाना नहीं इनके है। कहने का बस ये अर्थ है कि अगर देश में अगर सही चीजें रहेंगी ही नहीं, तो आप उस देश के सत्ता पक्ष में रहकर ही क्या क्या करोगे। कर लोगे? देश की सिक्योरिटी खतरे में है, सारी चीजें खतरे में है, स्थिरता का सब कुछ है, तो आप बताइए, आप देश में सत्ता में रहकर करोगे क्या। आप सीएम रहो, पीएम रहो, कुछ भी रहो, राष्ट्रपति रहो, कुछ भी रहो, क्या कर लेंगे आप जब वो देश ही सुरक्षा में नहीं है। इनके कहने का अर्थ किसी
देश को नीचा दिखाना या किसी देश को टारगेट करना नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा था आप लोगों के लिए। चलिए, ये शायद आखिरी सवाल होगा हमारे इस शो का। हम सिर्फ सत्ता पक्ष की बात क्यों करें? इन घटनाओं के बाद विपक्ष का रवैया भी सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा देखने वाला नहीं होता। लाल किले का ब्लास्ट हो या कुलगाम का हमला, क्या हमारी पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, इतनी गिर चुकी है कि उनका विचार देश की सुरक्षा नहीं बल्कि यह होता है कि इस घटना से हमारे वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा? वही तो कह रहा हूँ, राजनीति चाहे सत्ता पक्ष का खेल है या विपक्ष का कोई खेल है, दोनों खेलते हैं। खेले अगर सत्ता पक्ष या विपक्ष का खेले, खेल तो दोनों लोग जनता की जान पर ही है। राजनीति जो खेली जा रही है वो किसकी जान पर खेली जा रही है? जनता के जान पर। हमारी जवानों की जान की कीमत मामूली सी हो गई है कि इंटरनल सिक्योरिटी के कारण हमारे देश की जवानों की जान जा रही है। कैसे कैसे किस तरह की सुरक्षा है? मैं जनता से भी ये पूछना चाहता हूं, किस तरह आप लोग ये देखते हैं? अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए तो इस पर आवाज उठनी चाहिए, इस पर बड़ा विरोध होना चाहिए। मैं देश की जनताओं को भड़का नहीं रहा हूं, मैं बस उनको आगाह कर रहा हूं इस चीज के लिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि इस तरह की घटनाएं जहां पर देश की सुरक्षा का खतरा हो, ये चीजें होनी नहीं चाहिए हमारे देश में। चलिए, तो आज के इस वाद विवाद में बस इतना ही। और इस वाद विवाद का उद्देश्य किसी निष्कर्ष पे पहुंचना नहीं था, एक कैजुअली बात करना था और जो रियल इश्यूज हैं उनको आपके समक्ष रखना था। अगर इसके माध्यम से किसी को अगर हानि पहुंची हो इस कंटेंट के माध्यम से, उसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं। लेकिन इसका हम लोगों का कोई उद्देश्य नहीं था कि इसकी वजह से किसी को हानि पहुंचे, किसी को भी, चाहे कोई हो। लेकिन अगर इसके माध्यम से अगर सुधार आता है तो हम लोग ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे, हमेशा लाते रहेंगे इस तरह के कंटेंट को। इस पे और आगे वाद विवाद होंगे। आज के इस शो में बस इतना ही। धन्यवाद।